आवाज ओवरड्राइव पर। आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है एशियन पेंट्स, फिएट विद पैशन, ब्लैकबेरीज मेंसवेयर और हुंडई i10। Blackberry's menswear, go sharp। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। नमस्कार, CNBC आवाज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपना एक घर हो, ये हमारा आपका सबका सपना होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दाम इतने बढ़ गए हैं कि इस सपने को हकीकत में बदलना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यही नहीं, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं वो भी बाजार से दूर हैं। बिल्डरों डेवलपरों की अलग दिक्कतें हैं। बिल्डरों को पूंजी जुटाना मुश्किल हो गया है। प्रॉपर्टी के खरीदार गायब हैं। लोन महंगे हो गए हैं। बिल्डर कहते हैं कि लागत बढ़ गई है, इसीलिए वो दाम और बढ़ा देते हैं। खरीदार बाजार से और दूर होते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी बाजार की बड़ी समस्या का ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। परेशानी इससे कहीं ज्यादा है। प्रॉपर्टी बेचने वाले और खरीदने वालों के बीच जो एक भरोसा होना चाहिए प्रॉपर्टी मार्केट में, उसकी भारी कमी दिखती है। ऐसे में लंबे समय से मांग थी कि रियल एस्टेट रेगुलेटर आए और शुक्रवार को यानी कल ही केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिस पर बिल्डरों और दूसरे स्टेक होल्डर्स में तीखी बहस भी शुरू हो गई है। इंडिया रियल एस्टेट डे में हम इन सभी मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि घर खरीदने का क्या अभी मौका है या दाम और गिर सकते हैं। प्रॉपर्टी के हॉट डेस्टिनेशंस कहां-कहां हैं। घर खरीदने से पहले एक कंज्यूमर अपनी तरफ से क्या-क्या सावधानी बरते। क्या रियल एस्टेट रेगुलेटर प्रॉपर्टी बाजार में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ला पाएगा। हमारे साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स होंगे और साथ ही होंगे पॉलिसी मेकर्स, जिनके साथ हम इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और ऐसा जो मेहमान अभी जुड़ रहे हैं वो है महाराष्ट्र सरकार के आवास मंत्री सचिन अहिर, देश के सबसे बड़ी रियल्टी फाइनेंस कंपनी HDFC की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रेणु सूद कर्नाड, आकृति सिटी जिसका नाम अब हब टाउन हो गया है, के मैनेजिंग डायरेक्टर विमल शाह, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स फ्रॉम नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन प्रणय वकील। आप सबका बहुत स्वागत है। ये माहौल ऐसा है जबकि हम मंदी, इंटरेस्ट रेट और रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये चर्चा कर रहे हैं, तभी एक रेगुलेटर का ड्राफ्ट बिल आ गया है और उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो आयोजन हम कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि बहुत सारी बातें, रोज खबरें छपती हैं, दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, घटेंगे, बढ़ेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए और हमारे दर्शकों को और सारे स्टेक होल्डर को एक साफ तस्वीर देने की कोशिश की जाए। इस मकसद से हमने आयोजन किया है। आज की तारीख में पूरे देश के रियल एस्टेट बाजार को, और चूंकि उसमें बॉम्बे सबसे बड़ा एक तरीके का कैप्टन मार्केट है, इसको अगर समराइज करना हो, अभी का जो हाल है, जो मूड है, तो सबसे पहले सचिन अहिर साहब, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आपका क्या थॉट है इस वक्त के माहौल पे? मुंबई जैसे शहर में हमको एक बात स्पष्ट करनी पड़ेगी और ये सोचनी पड़ेगी कि जब तक कि हम सप्लाई और डिमांड हम इसको जब तक हम मैच नहीं करेंगे, तब तक ये अफोर्डेबल हाउसिंग जो हम कह रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मुंबई जैसे शहर में होगा। आपने देखा होगा कि हर डेवलप सिटीज में एक ट्रेडिशनली एक हमेशा एक कंसेप्ट रहा है कि लोग रहने के लिए सबर्ब में रहते हैं और काम शहरों में करते हैं। लेकिन मुंबई जैसे शहर में ये वैसे पॉसिबल नहीं रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने के ऊपर शहर बनने के बाद सबर्ब्स बनने के कारण और मेजर पूरी इंडस्ट्रीज के ऑफिसेज हो या जो सर्विस इंडस्ट्रीज है वो शहरों में होने के कारण आज भी लोग मुंबई जैसे शहरों में रहना पसंद करते हैं। इसलिए जब तक कि ये सप्लाई और डिमांड अगर हम साथ में नहीं रखेंगे, तब तक ये कॉस्ट हो या जो हम आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग, ये प्रश्न चिन्ह होगा। फॉर्चुनेटली मुंबई जैसे शहर में आज भी इतना ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हार्ट ऑफ द सिटीज में मिल लैंड्स ओपन हुए, नई नई पॉलिसीज लेकर, जूनी बिल्डिंगों की समस्या थी, क्लस्टर डेवलपमेंट्स को हम लोगों ने मान्यता देने का काम किया। पहले बार 4 FSI की संकल्पना हम लोगों ने की, जिसका बड़े पैमाने के ऊपर फायदा हुआ। और अगर एक आइडल प्रोजेक्ट बोलकर अगर हम देख सकते हैं तो भिंडी बाजार
ये एक बड़े बड़े पैमाने के ऊपर क्लस्टर 250 बिल्डिंगों का साथ में हम लोगों को देखने को मिला है। तो स्कोप बहुत है। ये होगा कि उपनगरों में प्राइजेस के बारे में थोड़े जो सब्सिडाइज होना चाहिए या जो कम होनी चाहिए उसकी शुरुआत शायद हो सकती है, लेकिन जहां तक शहर का सवाल है, जहां पे भी डिमांड है और जहां सप्लाई बहुत आगे कम होने वाली है, वहां पे ये प्रश्न रहेगा। आहिर साहब कह रहे हैं कि शहर में थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न रहेगा प्राइसेस को, लेकिन सबर्ब्स के लिए उन्होंने कहा कि कीमतें कम हो सकती। विमल शाह साहब, आपके दोनों ही जगह प्रोजेक्ट हैं, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में कीमतों को हम कम होता हुआ देखेंगे? क्योंकि बिल्डर्स इस बात को मानने से थोड़ा इनकार करते हैं। कीमत एक ऐसी चीज है जो सप्लाई डिमांड के ऊपर तो निर्भर करती है, लेकिन कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। और अगर आप बिल्डिंग की कॉस्ट की नजर में रखें तो लास्ट 3 साल में कॉस्ट काफी बढ़ती जा रही है। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है, जो रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट काफी बढ़ गई है। लैंड जो बेसिक रॉ मटेरियल है वहां पे FSI रेगुलेशन फ्रोजन होने के कारण वस्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन FSI कम होते जा रही है। तो ये सब कारण के कारण लैंड की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो कीमत कम होने का जो सप्लाई बढ़ाने का जो साहब ने अभी बोला कि सप्लाई और डिमांड मैच होना चाहिए, तो सप्लाई और डिमांड मैच तो तभी होगा सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ाने के लिए जैसे ही गवर्नमेंट FSI बढ़ाने की कोशिश करती है, NGO और सब खड़े रह जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आदमी को चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को नहीं चाहिए। और जितने आदमी शहर में है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपकी है ही। वो आदमी को ही बसाने के लिए आज आपको कम से कम 8 या 9 FSI चाहिए। जब तक आप वो बोल्ड स्टेप लेंगे नहीं कि जो आदमी यहाँ शहर में बसा हुआ है उसके लिए आपको इतना FSI चाहिए, और नया आदमी इंपोर्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, पर जो आदमी बसे हुए उसके लिए इतनी FSI चाहिए, वो FSI से मैं एक और बढ़ा के रखूं जिससे दाम कम होए और सप्लाई बढ़े। सप्लाई साइड पे सोचे बिना डिमांड साइड को रेगुलेट करके आप कभी भी प्राइस कम नहीं कर सकते। और ये पुरानी बहस है कि सप्लाई बढ़ाना होगा, और यहां पर हम इस डिबेट को हिंदुस्तान में इस तरीके से करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले या बिल्डिंग पहले। दुनिया भर के जो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जहां है उन देशों में ये सॉर्टेड आउट इशू है। प्रणय वकील साहब, एक शब्द मैंने आप ही का चुराया है, कंफ्यूजन। आपसे पहले इस वक्त का पर्सपेक्टिव, इस वक्त की जो तस्वीर है वो मैं समझना चाहूंगा। तो अभी हमने बॉम्बे से बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन पूरे देश के रियल एस्टेट सेक्टर का क्या हाल है? पहले तो आई एम फुल्ली एग्रीएबल विद व्हाट दे आर सेइंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। इसमें एक मैं ऐड करना चाहता हूं, वो है सेंटिमेंट्स। क्योंकि डिमांड, सप्लाई और सेंटिमेंट पकड़ के जो आता है वो प्राइसिंग है, और वो जो प्राइसिंग है, it is also dependent on how the stock market is working and all of that, because after all the buyer either could be borrowing money or he could be liquidating something in the stock market. So that is one part of it. आपने जो दूसरी बात बनाई इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Take New York for example. Do people live in Manhattan? The answer is no, right? They live in surrounding areas, whether it's Long Island or New Jersey or whatever it is, and वो लोग वहां से commute करते हैं। There are 8 ways of getting to Manhattan. Tunnels है, bridges है, सब कुछ है। अगर आप बम्बई को देखेंगे, we started with Bombay and therefore I'm taking Bombay. मान लो कि आज वो ट्रांस हार्बर ब्रिज was available, आप कहाँ रहना चाहेंगे? 20 minutes away from Bombay in a nice locality or in a congested trawl, in Bombay. So infrastructure, like Vibalji also said, is the most important. लोगों को commute करने में कोई तकलीफ नहीं है। अब 20-25 minutes, half an hour तो commute कर लेते हैं। 5 किलोमीटर का सी लिंक 9 साल में बनाते हैं। करेक्ट। सो बट 9 साल के बाद जो सी लिंक हुआ है उससे जो सुविधा हुई है, which is really commendable. I go to कांदिवली very often, और मेरे को 1.25 घंटा होता था। अभी ये सी लिंक के बाद 45 minutes में I am able to do it. Why? Because you are able to bypass all that. बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सरकार का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में हम चर्चा और आगे बढ़ाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या हो सकता है, लेकिन इस बीच हमारे साथ रेणु सूद कर्नाड है, HDFC की जॉइंट MD। रेणु जी, यहाँ पर आप सबसे बड़े प्लेयर हैं होम लोन के, जो लोन देते हैं उसके लिए, तो आपके हिसाब से डिमांड कहां दिख रही है इस वक्त?
मेनली दो जगह है, एक तो बॉम्बे और वो उसमें ज़्यादा साउथ बॉम्बे। और क्या होता है कि साउथ बॉम्बे में जब भी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ती हैं तो उसका नॉर्मल इफेक्ट हमेशा सबर्ब्स पे भी पड़ता है। और दूसरा है दिल्ली, और दिल्ली में भी साउथ दिल्ली और गुड़गांव की तरफ। अगर आप बाकी सिटीज़ में देखें, ये ज़रूर है कि प्राइसेस बढ़ी हैं और हाई सेगमेंट में काफ़ी बढ़ी हैं, पर बाकी सिटीज़ में अभी भी आप अगर चाहें तो अफोर्डेबल सेगमेंट जो आई एम नाउ टॉकिंग अफोर्डेबल सेगमेंट इन द सेंस कि अगर आप सेकंड टियर सिटीज का अफोर्डेबल सेगमेंट आप देखेंगे 25 से 20 से 30 लाख होगा। अगर आप थर्ड टियर सिटीज में जाके